पूरा कोर्स 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड, लेकिन ब्लॉक्स को हमें इग्नोर करके इतना सिर्फ समझना है कि टोटल 12 यूनिट्स हमें पढ़नी है, और उन 12 यूनिट्स में जो पहली यूनिट जो आज हम पढ़ेंगे वो है हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे बच्चे मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इस यूनिट में वो हमने पहले देख ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में वही सब चीज़ें मेंशन है जो हम सब ने अपनी स्कूलिंग के समय पर खुद ही ये सब एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग पूरी पूरी नोटबुक्स 2-2 3-3 नोटबुक्स भरा करते थे मैथ्स की, और पूरा टाइम मैथ्स 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 यही करते थे। दूसरे सब्जेक्ट्स को कितना टाइम हम लोगों ने दिया है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स हम सबको पता है, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा हवा होता है मैथ्स, ऐसी धारणाएं हमारे लिए बनाई गई थी। यहाँ तक कि पेरेंट्स और टीचर्स भी हम सबको इसी बात के लिए पुश करते थे कि कैसे भी मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और हम सब क्या करते थे, रोट मेमोराइजेशन भी, हम सब में से बहुत सारे लोग रोट मेमोराइजेशन करने लगते थे। आज भी जो बच्चे हैं वो रोट मेमोराइजेशन की तरफ जो है चले जाते हैं और मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं वो भी रोट मेमोराइजेशन के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। वो फॉर्मूलाज रटाते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझाते नहीं हैं, वो रटाना शुरू कर देते हैं कि कैसे भी मार्क्स आने चाहिए मैथमेटिक्स में। तो ये जो रोट मेमोराइजेशन है ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। तो अगर हमें मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझना है, उसको अच्छी तरह से सीखना है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। तो अब हम इस पूरे यूनिट में यही सब चीज़ें समझेंगे कि कैसे बच्चों को हम मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कभी मतलब कि एक ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं, ठीक है। वो कभी ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ाए जाते बच्चों को। अगर आप ध्यान देंगे तो प्राइमरी लेवल से सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें वो इंट्रोड्यूस की जाती है, फिर वो धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है, ये बात शायद आपने सोची हो, और अगर आपने नहीं सोची है तो आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप बनने वाले हैं एक टीचर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बच्चे जब ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो भी साथ साथ में हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितना एक बच्चा जो है सीख सकता है टाइम पे, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कहने का मतलब ये है, अगर बच्चा 2 से 3 वर्ष का है तो वो फिर आर्यभट्ट हो या आइंस्टीन हो, उसको आप अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझा सकते, ठीक है। आगे बात आती है कि कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ाएं। तो टीचर को ये समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स को एक एंग्जाइटी की तरह हमें पेश नहीं करना बच्चों के आगे, ठीक है। उनको डराना नहीं है, हमें बहुत ही जॉयफुल मैनर में बच्चों को मैथमेटिक्स सिखानी है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर ही डेवलप होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि फॉर कंप्लीटिंग द स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स, ठीक है। लेकिन आप परेशान मत होइए, 6 आवर्स का ये वीडियो नहीं होने वाला। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा सबको डिटेल में, लेकिन आपको बहुत जल्दी ये सब समझा दिया जाएगा। बस आप अंत तक के बने रहें इस वीडियो के साथ। तो इस यूनिट में आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट ट्रेंड्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अर्ली चाइल्डहुड में हम कैसे डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, और इसके अलावा क्या क्या डिफिकल्टीज़ बच्चे फेस करते हैं मैथमेटिक्स को सीखते समय, और क्या क्या मेथड्स हम बना सकते हैं ताकि मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है उसको हम थोड़ा जॉयफुल बना सकें, प्लेजरेबल बना सकें। नाउ द वेज अ चाइल्ड थिंग्स, तो बच्चे कैसे सोचते हैं। अब बच्चों को तो आपने कई जगह देखा होगा, ठीक है, गली में मोहल्ले में आपके रिलेटिव्स के बच्चे, आपके खुद के घर में कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। तो जब आप इन बच्चों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर ना बहुत सारी वैसी चीज़ें नहीं होती जो हम सोचते हैं, वैसा वो नहीं सोच पाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके माइंड में कोई चीज़ की कमी होती है या वो कुछ सोच नहीं सकते उतना, लेकिन उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ऐसा बोला भी गया है कि बच्चे जो होते हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बस उनका जो सोचने का तरीका होता है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, उनका सोचने का तरीका भिन्न होता है एडल्ट से। अब कई सारे जो बिलीव्स हैं चाइल्ड के माइंड को लेके वो कुछ इस प्रकार है। कुछ लोग मानते हैं कि चाइल्ड का जो माइंड होता है, बच्चे का जो दिमाग होता है, वो एक खाली स्लेट की तरह होता है जिसके ऊपर जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो बच्चे का दिमाग होता है वो टोटली डार्क में होता है और नॉलेज से वो इल्यूमिनेट हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बच्चा एक जो है मिट्टी के ढेर की तरह है, उसको आप जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा एक ग्रीन प्लांट है जिसको हमें नर्चर करना है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एक चाइल्ड का जो माइंड है वो बिल्कुल खाली घड़े की तरह है जिसको आप नॉलेज से भर सकते हैं, ठीक है। अब इन सारे स्टेटमेंट्स में कौन सा जो बिलीफ है वो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, ये आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं, एक होता है पियाजे और दूसरा बर्नर। पियाजे से आप सभी अवगत होंगे, ठीक है। इनकी जो काफ़ी फेमस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर थ्योरी है। ब्रूनर के बारे में शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ना भी पता हो। तो पियाजे और ब्रूनर दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका ये बिलीव था दैट परसीविंग थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड थिंकिंग। तो इन दोनों साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही ह्यूमन की जो थिंकिंग है, नॉलेज है, वो डेवलप होना या फॉर्म होना शुरू करती है, ठीक है। और इसके बाद में पियाजे जो थे काफ़ी फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी जो थ्योरीज़ है, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी की गई हैं।
आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। तो इन्होंने दो यहाँ पर प्रोसेसेस के बारे में बताया। एक तो होता है परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों की थिंकिंग का बेस होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है उन्होंने पहले जो भी देखा, जिन चीज़ों को छुआ, जिन चीज़ों के साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में गए, तो उनको लेकर उनकी नॉलेज बिल्ड हुई, कुछ धारणाएं उनके दिमाग में बन गई, तो वही होती है परसेप्शन। और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनके माइंड में जो इमेजेस बन जाती हैं चीज़ों को लेकर के कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये वो चीज़ वैसी होगी, तो वो होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम लिखा है एडल्बर्ट एम्स। तो इन्होंने जो है परसेप्शन के बारे में बताया कि कैसे कैसे चाइल्ड का परसेप्शन जो है वो फॉर्म होता है। आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं कि चाइल्ड का परसेप्शन उसके इन्वायरमेंट में जो व्यवस्थित चीज़ें हैं, जो भी लोग प्रेजेंट हैं, तो उनके थ्रू ही बनता है। तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज परसेप्शंस इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। ना यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो परसेप्शन की अगर हम बात करें तो हर एक इंसान का किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम सब अपने आप में ही भिन्न हैं, ठीक है। कोई भी दो लोग एक्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। तो परसेप्शन सबका अलग अलग हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इमेजेस बनती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की इमेजिनरी इमेजेस बनती हैं माइंड में, ठीक है। और इन इमेजेस को अगर बच्चा व्यक्त करना चाहता है तो उसको कैसे वो व्यक्त कर सकता है, तो इन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ थॉट। अब लैंग्वेज को हम इस ब्लॉक में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए हम सेपरेटली जब लैंग्वेज वाला ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम चीज़ों को देखेंगे। अब पियाजे ने जो है अपने कॉग्निशन वाली थ्योरी में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, तो इस चीज़ को हम शॉर्ट में ज़रा समझ लेते हैं। एसिमिलेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेके देखिए कि जैसे कि एक बच्चे ने किसी कैट को देखा तो उसने ये चीज़ एसिमिलेट करी, यानी कि उसने आत्मसात करी कि 4 पैर होते हैं तो इसका मतलब कि वो एक कैट है। अब इसकी जो नॉलेज है उसके दिमाग में ना बैठ गई, मतलब एक्विलिब्रियम में हो गई। लेकिन अचानक से एक नई सिचुएशन आ जाती है कई दिनों के बाद कि वो देखता है कि एक डॉग है, उसके 4 पैर होते हैं, तो उसको भी वो कैट बोलता है, ठीक है। पर वहाँ पर उसको ये समझाया जाता है कि नहीं, ये कैट नहीं है, ये डॉग है। तो न्यू सिचुएशन फॉर्म होती है, तो फिर उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। नाउ अब वो फिर नॉलेज एकोमोडेट करेगा, फिर वो देखेगा, उसको सिखाया जाएगा कि नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो ये डॉग होगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो कैट होगी। तो अब ये एकोमोडेशन के बाद में वो नई चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है, वो होती है अडेप्टेशन। और एकोमोडेशन और एसिमुलेशन का जो प्रोसेस है वो राउंड एंड राउंड इस तरह से घूमता है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ठीक है। तो पियाजे की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। अब इसमें कुछ स्टेजेस हैं जो पियाजे ने दिया है, वो हम देख लेते हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, सीटेट वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा आती हैं और ये आपके हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंसरी मोटर पीरियड ये होता है आपका जन्म से 2 वर्ष तक का, ठीक है। और इसमें भी आप इसको मोटे तौर पे दो पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जो टोटली प्री वर्बल होता है, प्री सिम्बॉलिक होता है। स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ देख सकता है और कुछ चीज़ों को हाथ में अपने ग्रास्प कर सकता है, और उसके जो एक्शंस होते हैं वो फुली अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसके मसल्स के बीच में, ठीक है। देन ग्रेजुअली ये धीरे धीरे वो कोऑर्डिनेशन बनने लगता है। उसके बाद में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट उसके अंदर आ जाते हैं, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हैबिट्स में बदलने लगते हैं, और धीरे धीरे इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ वो सीखने लगता है। जब वो 1 ईयर की एज में आता है तो अब यहाँ पर उसके अंदर चेंज होने लगता है, बिहेवियर में चेंज आता है। अब अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके लिए इंटेंशनली कुछ एक्शन भी करने लगता है। जैसे कि उसको लगता है कि वो बॉल रखी है किसी एक मैट के ऊपर, चटाई के ऊपर, तो वो ऐसे वो खींच के देखता है और वो देखता है कि वो बॉल आगे बढ़ रही है, तो फिर वो धीरे धीरे उस मैट को खींचेगा ताकि वो जो बॉल है वो उसके पास आ सके। तो यहाँ पर 1 ईयर के बाद में द चाइल्ड इज बिगिनिंग टू थिंक विद सम पर्पस और एन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है पर्पसफुल वे में सोचना शुरू करता है, स्टार्टिंग के फेज में नहीं, जो सेकंड फेज आ रहा है सेंसरी मोटर पीरियड के उसमें। इसके बाद में प्री ऑपरेशनल पीरियड है 2 से 7 वर्ष का, तो किसी किसी बुक में 2 से 6 वर्ष भी लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब जो आपका ये पहला वाला स्टेज था उसमें ये थोड़ा बहुत बा बा आ बा ये इस करके थोड़ा सा दा दा करके थोड़ा बहुत ये बोलने लगता है, ये सब कॉमन चीज़ें आपने नोटिस भी की होंगी। अब प्री ऑपरेशन पीरियड की बात करें 2 से 7 वर्ष की, तो ये ऐसा पीरियड होता है जिसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो होते हैं स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सिम्बॉलिज्म, ठीक है। इसमें लैंग्वेजेस आने लगती हैं, सिम्बॉलिक फंक्शंस में लैंग्वेजेस, सिम्बॉलिक प्लेस, इन्वेंशन ऑफ फिक्शंस, डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ें वो देखता है उसकी नकल करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने टीवी पर कोई कैरेक्टर देखा तो वो उसकी नकल करने लगा बच्चा, ठीक है। और लेट्स प्रिटेंड टाइप वाले जो गेम्स होते हैं कि लाओ, ये जो हम लोग जिसे बोलते हैं अम्मा दादी वाले खेल, पहले बच्चे ऐसे खेलते थे, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, नए नए रोल प्ले करने लगे हैं। पहले वो जो देखते थे ना, वो टीवी तो होती नहीं थी उस समय पे, तो वो अपनी अम्मा को और अपनी दादी को देखते थे, यानी मम्मी को और दादी को, तो वो वही रोल करते थे। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्शन इनटू थॉट्स, thus internalizing overt activity which facilitates in expanding the dimension of thoughts। तो रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने पहले भी देखा कि माइंड में कुछ इमेजिनरी इमेजेस बनती हैं, और वो जो इमेजिनरी इमेजेस होती हैं या जो भी वो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं तो वो एक्शन में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्री
तो ये रिवर्सिबल ऑपरेशन और कंजर्वेशन को आपको समझना है। तो आप किसी भी बच्चे के आगे सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर दो अलग अलग बर्तन में डाल के देखिए, तो जो बर्तन उसको बड़ा दिखने में बड़ा लगेगा या जो वाइड लगेगा या जो टॉल लगेगा, तो वो उसको यही बताएगा कि इस पर्टिकुलर बर्तन में ज़्यादा वाटर है। तो ये जो है अभी तक के उसको कंजर्वेशन या रिवर्सिबल एक्शन समझ में नहीं आता है, इस वजह से उसको जो टॉलर दिखता है वो उसी यूटेंसिल में बताता है कि ज़्यादा पानी है। इसके बाद में आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला टाइम, ये 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष आप मान सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेज होती है और ये ऐसा टाइम होता है जब बच्चे जो हैं एलिमेंट्री स्कूल में जा चुके होते हैं, ठीक है। इस स्टेज को हम बोल सकते हैं दैट बिगिनिंग ऑफ लॉजिको मैथमेटिकल थॉट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। और इस पीरियड के दौरान जो बच्चा होता है उसको ग्रुपिंग और कंजर्वेशन समझ में आने लगता है, ठीक है। वो चीज़ों को ग्रुप कर सकता है, जैसे कि कुछ चीज़ें एक जैसी हैं कलर के बेसिस पे या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वो उसको ग्रुप कर सकता है। और अब इस समय पर अगर आप एक टॉल बर्तन लेंगे और एक शॉर्ट लेंगे और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर दोनों में जमा करेंगे, तो वो आसानी से बता देगा कि इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। उसके बाद में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 11 वर्ष के या 12 वर्ष के बाद वाला टाइम होता है। तो ये फोर्थ स्टेज होती है और इस स्टेज में यहाँ पर चाइल्ड के दिमाग में न्यू मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुके होते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक भी इसको आप बोल सकते हैं। और इसमें डिसजंक्शन, एक्सक्लूजन, इस तरह के जो लॉजिकल वाले थिंग्स हैं, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वह कैसा होगा, या अगर ऐसी सिचुएशन दे दी गई तो कैसी सिचुएशन, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, या आइदर और वाली जो कंडीशंस होती हैं, ये सब चीज़ें उसके माइंड में, इन सब चीज़ों को वो सोचने की क्षमता उसके अंदर आने लगती हैं, ठीक है। अब छोटे मोटे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो कर सकता है, जैसे कि आपने प्रोपोर्शन वाली चीज़ें समझा दी, एक छोटा मैप है एक बड़ा मैप है और उसमें कुछ रेशियो टाइप का चीज़ है, तो वो उस चीज़ को समझने लगेगा, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को समझने लगेगा, टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग और कॉग्निशन प्रोसीड्स फ्रॉम द परसेप्शन, धारणाएं जो बच्चों के माइंड में बनती हैं सेंसिटिव मोटर एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी वो समझता है, उसके बाद में फिर वो उसी नॉलेज को, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज है, उसी को मैनिपुलेट करके उसके बाद में वो जो है हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है उसकी तरफ प्रोसीड करता है और सेवरल प्रोसेसेस को कंबाइन करके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो उसको डेवलप करता है। तो ये जो कंप्लीट मैथमेटिक्स का प्रोसेस है जो बच्चे के माइंड में चल रहा है, उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट के साथ चल रहा है, तो आप उसको ये समझ सकते हैं मोटे तौर पे कि कॉन्क्रीट से शुरू होकर एब्स्ट्रैक्ट में जाता है। यानी कि पहले वो हाथ से टच करके चीज़ों को देखेगा, ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, उनके थ्रू मैथ्स को सीखेगा, और तब जाके जो एब्स्ट्रैक्शन वाली जो मैथ्स की प्रक्रिया है तब जाके बाद में वो आती है। तो हमें हमेशा जो प्राइमरी लेवल होता है या छोटे क्लासेस होते हैं वहाँ पर ना कॉन्क्रीट, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे कि मैथ्स इज़ नॉट ऑल अबाउट नंबर, ठीक है। ये मैथ्स जो है वो नंबर की को ही आप समझ के या कैलकुलेशन को ही मैथ्स ना समझें। जैसे भी किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये सब भी मैथ्स में आते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देंगे तो वो बेहतर तरह से समझ पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें नंबर एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, स्पैटियल थिंकिंग एंड मेजरमेंट, तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव लर्निंग ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्राइमरी लेवल पे, और इसे कहा जाता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले प्री नंबर कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्या होता है, मैचिंग, जैसे कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, एक साइड आपने कोई चीज़ दी या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ही आपने दे दिए, ठीक है, और उसके बाद में और दूसरे साइड में भी आपने कुछ चीज़ें दे दी, उसमें में से उसको उससे सिमिलर चीज़ को वो उठा के मैच कराना है। या आपने ऐसा कुछ काम दे दिया, जैसे कि उसको आपने प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम दे दी कि उसके पास मान लीजिए 5 टॉयज़ हैं और हर एक टॉयज़ को उसको एक एक चॉकलेट देनी है, तो उसने हर एक टॉय को एक एक चॉकलेट दी। तो नाउ अब आप उससे ये पूछ सकते हैं कि अब तुम्हारे पास में कितनी चॉकलेट हैं। अगर तुम्हारे पास टॉयज़ 5 थे तो तुम्हारे पास चॉकलेट्स कितनी होंगी, तो फिर वो आसानी से समझेगा कि हर एक टॉय को एक एक दी है, तो अब मेरे पास चॉकलेट भी 5 ही हुई। इसके अलावा शॉर्टिंग यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर चीज़ों को मतलब अरेंज करना। जैसे कि आपने बॉल दे दिए उनको 2 कलर के, एक रेड कलर का दे दिया, एक ब्लू कलर का दे दिया, और उनको अरेंज करना है, तो वो रेड वाले अलग कर देगा और ब्लू वाले अलग कर देगा। कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में गर्म ठंडा, छोटा बड़ा, हैवी और हल्का और भारी, तो इन सब टाइप के जो छोटे मोटे कंपैरिजन है ये हम बच्चों से करवा सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली उनसे करवाना है, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में वो खुद से करके सीखेंगे, दे विल लर्न बाय डूइंग। उसके बाद में ऑर्डरिंग को हम सीरिएशन भी बोलते हैं। आपने कुछ भी छोटे से बड़ा तक का सब मिक्स करके दे दिया और उनसे कहा गया अब इसको छोटे से बड़े ऑर्डर में लगाओ। उसके बाद में सेपरेटाइजिंग, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न जो होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है विदाउट नोइंग कि मतलब कि इसमें क्या है क्या नहीं बना है। तो जैसे कि कुछ पजल्स हम लोगों को बचपन में दी जाती थी, वो पजल्स आप उन्हें उठा के दे दीजिए सिंपल सी, तो वो उसको मिलाएंगे, तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे और उसको अरेंज करेंगे ऑर्डर में। तो जो पैटर्न वाला ये फॉर्मेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको सेपरेटाइजिंग बोलते हैं।
उसके बाद में नंबर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। नंबर कॉन्सेप्ट्स में आता है काउंटिंग। तो काउंटिंग में दो टाइप के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑर्डिनल एस्पेक्ट और कार्डिनल एस्पेक्ट। ठीक है, क्या होता है ज़रा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप सबने ही मैथमेटिक्स 10 तक के तो अप्रॉक्सीमेटली पढ़ी होगी। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएट्स होंगे मैथमेटिक्स से। सो प्लीज़ काउंटिंग में ये जो ऑर्डिनल एस्पेक्ट और कार्डिनल एस्पेक्ट है क्या होता है, एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है यूज़ ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है, तो न्यूमरल्स आप सबको पता है कि जो सिंबल होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 जो नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो सिंबल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, एज यू कैन सी हियर। ठीक, रखिए, लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे कि ये 1, ये 2 3, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे 1 2 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमरल्स होते हैं, तो ये न्यूमरल्स का यूज़ जो होता है वो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। और कैसे सिखाएंगे, बहुत ही ईजी वे में। 0 से 9 तक का जैसे हमें बच्चों को पहले सिखाना है, उसके बाद में जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो फिर वो आगे के नंबर्स भी उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और कुछ आप गेम्स इंक्लूड कर सकते हैं यूज़ ऑफ न्यूमरल्स उन्हें सिखाने के लिए। फिर ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये जैसे कि एडिशन हो गया, एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीज़न होता है, तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सिखाते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसमें पियाजे ने दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताए, एक होता है कंजर्वेशन और एक होता है ट्रांसटिविटी। कंजर्वेशन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि दो जो है सेम अमाउंट का जो लिक्विड है वो दोनों अलग अलग यूटेंसिल्स में डाला गया और फिर बच्चों से पूछा गया कि किसमें ज़्यादा है। ट्रांसटिविटी की बात अगर हम करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मान लीजिए आपने एक छोटा सा जो है किसी भी गार्डन में छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, या कोई एक लाइन खींच दी और फिर बच्चे से बोला कि ये सेम इतनी बड़ी लाइन तुम्हें अपनी कॉपी पर या एक किसी भी चार्ट पेपर पर ड्रॉ करनी है। तो अब बच्चा क्या करेगा, वो कोई एक धागा लेगा, उससे वो मेज़र करेगा कैसे भी निशान निशान लगा के, या कोई भी जो है ऐसी कोई चीज़ लेगा, स्टिक मान लीजिए लेगा, और वो उसको उससे मेज़र करके वही स्टिक से फिर वो अपनी कॉपी पर बनाएगा। ठीक है, अब वो जो है मान लीजिए अगर जो आपने ड्रॉ करा है उसका जो मेज़रमेंट है वो ए यूनिट है, और जो उसने स्टिक ली है वो बी यूनिट है, और जो उसने ड्रॉ किया है वो सी यूनिट है। लेकिन अगर ये जो है उसने उतना ही ड्रॉ किया है, जो ए है वो अगर बी के सी के बराबर है, तो इसका मतलब वो ये समझ सकता है कि ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप इससे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये जो दो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, दो अनइक्वल लाइंस हैं, ठीक है, जिनके एंड पॉइंट बराबर से नहीं बनाए गए हैं। अब पहले स्टार्टिंग की एज में क्या होता है, 6 ईयर्स से कम वाली एज में, तो बच्चे यहाँ पे ये नहीं समझ पाते, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ को नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि ये दोनों अनइक्वल हैं। इसके अलावा अगर उनको एरिया और वॉल्यूम दे दिया जाएगा तो वो उनको जो लेंथ ज़्यादा बड़ी लगेगी तो वो बता देंगे कि इसी का एरिया या इसी की वॉल्यूम ज़्यादा बड़ी है। तो ये सब चीज़ें वो अर्ली एज पर नहीं सीख पाते हैं। जब वो 6 से 7 वर्ष के होते हैं तब वो जो है वो लेंथ की जो, जैसे कि दो लाइन आपको दे दी गई अनइक्वल वाली, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वो 7 साल के बाद वो समझ पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब 7 से 8 वर्ष के होते हैं तब वो जो है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को समझ पाते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है कि किस स्टेज पे बच्चा क्या समझने के लिए तैयार है, तभी हम उसको समझा सकते हैं, अन्यथा वो सब कुछ जो होगा वो रोट मेमोराइजेशन में चला जाएगा। और 8 से 10 वर्ष की जो एज होती है वो एक आप मान सकते हैं रफली कि इसमें जो है जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट की, जैसे कि कुछ यूनिट्स असाइन कर दी आपने, तो इन सब चीज़ों को जोड़ना ये सब करना ये इस एज में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पैटियल थिंकिंग। स्पैटियल थिंकिंग का मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि 2D 3D फिगर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो स्क्रिबलिंग एज में बहुत ज़्यादा टफ होता है बच्चों के लिए हर चीज़ समझना। वो बस इतना समझ सकते हैं कि कौन सा क्लोज्ड फिगर है, कौन सा ओपन फिगर है। अगर आप उनको एक सर्कल देंगे, ट्राइंगल देंगे और उनसे पूछेंगे कि इसमें मतलब कि ये दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, तो वो कहेंगे कि दोनों सेम है, क्योंकि उनके माइंड में ये जो है शेप्स को लेकर कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ क्लोज और ओपन पता रहता है, उन्हें उतना ज़्यादा समझ में ही नहीं आता है। जब वो 7 से 8 वर्ष के होते हैं तब जाके वो मतलब कि समझ पाते हैं कि ये ट्राइंगल है और मतलब ये तिकोना है, 3 कोने हैं इसमें, तो ये अलग हो गया, 4 कोने तो अलग हो गया। ठीक है, स्टिल जो है वो नेम नहीं कर पाते हैं उनको, मतलब कि अगर आपने रोम्बस बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जब वो 10 साल तक के होंगे तब वो इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और अगर 3D ऑब्जेक्ट्स और 2D ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें तो उनको वो तब भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। जब और ज़्यादा बड़े होंगे तब वो समझ पाएंगे कि स्क्वायर अलग होता है और क्यूब अलग होता है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप एक अच्छे मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए।